हेलो टेंथ क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम कल चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन और केमिकल रिएक्शन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी हम करते हैं केमिकल इक्वेशन का यूज। केमिकल इक्वेशन क्या होता है और किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, ये हम समझ रहे थे। बच्चे, मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको इस नोट्स के जरिए एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज करवा दूं। अभी तक हालांकि हमारा कुछ पोर्शन अभी खास नहीं हुआ है, फिर भी मैं इसको एक बार रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। बच्चे, आओ हम शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो बच्चे, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मीनिंग होता है भौतिक परिवर्तन। अब ये सब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी सुनते रहेंगे। आपके लिए मैं नोट्स सेंड कर दूंगा, बाकी यहीं से मैं आपको समझाता रहूंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। और बच्चा, एक होता है केमिकल चेंज, जिसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। बच्चे, फिजिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी ऐसा चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस का सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है मैंने आपको परसों बताया था कि बच्चे, कलर हो गया, स्टेट हो गया, उसकी शेप और साइज हो गई, यानी बनावट हो गई, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। दैट इज शेप, साइज, कलर्स एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज, और उसे क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था बच्चे, यहां पे देखो, ये वाटर है, ये क्या बच्चे? वाटर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसको हमने हीट किया, ये क्या बना? वेपर। वेपर भी क्या होता है? वेपर का भी फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वेपर मतलब वाटर की स्टीम। इसको बच्चे हमने कूल किया, हमने इसको फ्रीजर में रख दिया, ये क्या होगा? आइस बन जाएगा। आइस कैसा हो गया? सॉलिड हो गया, लेकिन है तो H2O ही ना बच्चे। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? उसका भी केमिकल फॉर्मूला H2O ही होता है। तो बच्चे, ये क्या है? ये कौन सी चेंज है? ये है फिजिकल चेंज। यहाँ पे केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी बनावट चेंज हो रही है, या उसका स्टेट यानी अवस्था, उसकी अवस्था चेंज हो रही है। ऐसा परिवर्तन जिसमें सिर्फ किसी भी वस्तु का भौतिक भौतिक परिवर्तन हो, यानी उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, उसे क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। वहां पे कोई नया वस्तु ना बने। ठीक है बच्चे। पेपर है, ये मैंने आपको समझाया था, ये पेपर है बच्चे। इस पेपर को हमने क्या बनाया? इस पेपर से हमने एरोप्लेन या बोट बनाया, जहाज या नाव बनाया। लेकिन बच्चे, जो नाव है या जहाज है, ये क्या लोहे का बन गया? नहीं, ये कागज का ही रहेगा। इसलिए कौन सा चेंज है? ये भी भौतिक परिवर्तन है, यानी फिजिकल चेंज है। अब बच्चे आ जाओ केमिकल चेंज पे। मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगा अभी, क्योंकि ये हो चुका है आपका। केमिकल चेंज क्या होता है बच्चे? ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बने, यानी एक नया वस्तु का फॉर्मेशन हो, निर्माण हो। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नया वस्तु बन जाए। जैसे इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है बच्चे? न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, नया वस्तु फॉर्म होता है। दैट इज केमिकल चेंज अकर इन न्यू सब्सटेंस, यानी कि इसमें केमिकल चेंज हो जाता है, यानी इसका केमिकल बदल जाता है, इसका केमिकल बदल जाता है बच्चे। इसके एग्जाम्पल हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो आपको पता है मैग्नीशियम रिबन को जब हम हवा के प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जला रहे थे, बर्निंग कर रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था? हमें वास्ट ग्लास, यानी हमें प्लेट में एक व्हाइट ऐश, यानी सफेद रंग का राख मिल रहा था। वो जो राख था वो क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO था बच्चे। अब बताओ, ये हमने जो रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट मतलब बच्चे अभिकारक। अभिकारक आपको पता है? रिएक्टेंट, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सुने, रिएक्टेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकारक, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रिएक्टेंट। इनका मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग होता है जो इस एरो के लेफ्ट साइड हो, यानी जो ओरिजिनल सब्सटेंस हो, जिसे हमने लिया था रिएक्शन के पहले, जो रिएक्शन के पहले हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अभिकारक, यानी रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे रिएक्टेंट है मैग्नीशियम, लेकिन हमें मिला क्या? हमें मिला प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? वो होता है बच्चा उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद, यानी किसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो आप बताओ, मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला कुछ और है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला कुछ और है। तो बच्चे, इन दोनों के गुणों में, इन दोनों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन है, यानी अंतर है, डिफरेंस है। ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है।
ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस हमें मिल रहा है। अब आ जाओ अगले पेज पे। अब बच्चे अगला एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हमने वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, पानी के अंदर हमने बिजली पास कर दिया। उससे क्या होगा, उससे बच्चा जो पानी है, जो जल है, वो टूट जाएगा दो टुकड़ों में, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से पार्ट्स में? दो गैसों में। एक तो बच्चे हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। तो ये बताओ हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, यानी यहाँ पे अभिकारक क्या है? तो बच्चे जो अभिकारक है वो है वाटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं पूछूं उत्पाद क्या है, यानी प्रोडक्ट क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। तो दोनों क्या है? भिन्न है, अलग अलग हैं, ठीक है बच्चा। रिएक्टेंट तो H2O है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो क्या है? वो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इन दोनों के भौतिक और रासायनिक गुणों में बहुत ही अंतर होता है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है बच्चे। जो आपका हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये बहुत ही बर्निंग गैस है, यानी ये आपको जला सकती हैं, बहुत ही गर्म होती हैं। लेकिन जो वाटर होता है वो ठंडा होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा है, इनके गुणों में बहुत ही अंतर होता है। ये कौन सा चेंज है? ये केमिकल चेंज है। अब बच्चे अगला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोयला, यानी कोल, बर्निंग ऑफ कोल। हमने कोल लिया बच्चे, कोल किससे बना हुआ है? कोल कार्बन से बना हुआ है। कार्बन को हमने जला दिया, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये क्या बन गया? ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ये दोनों बिल्कुल भिन्न है, अलग है। तो बच्चे ये कौन सा चेंज है? ये है केमिकल चेंज। यानी कुल मिला जुला के आप ये कहोगे कि जो रिएक्टेंट लेंगे उसके भौतिक और उसके केमिकल, उसके रासायनिक और उसके भौतिक गुणों में बहुत ही फर्क होगा। किसमें? उसके उत्पाद के तुलना में, आप ऐसे कह सकते हो। या आप ऐसे कहोगे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, कि जो रिएक्टेंट का सब्सटेंस है वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगा। किससे? जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। किस चेंज में? केमिकल चेंज में, ठीक है। यहाँ पे केमिकल चेंज होगा, यहाँ पे एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है बच्चे। अब आ जाओ केमिकल रिएक्शन पे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? मैंने आपको कल समझाया था कि बच्चे जब जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, इसका मीनिंग ये है कि वहां पे जरूर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। यानी केमिकल रिएक्शन होगा तभी उसके बाद केमिकल चेंज हमें दिखेगा। बिना केमिकल रिएक्शन हुए कभी भी केमिकल चेंज पॉसिबल नहीं है। अब केमिकल रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है बच्चे? व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी कभी भी, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, कोई रासायनिक परिवर्तन होगा, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे जरूर रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, यानी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है बच्चे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये पहले वैसे हो भी चुका है, कल की बात है, ये कल ही हुआ है। लेकिन मैंने सोचा है कि इसको एक बार रिवाइज करवा दूं नोट्स के जरिए, और हम अपना अब तरीका बदलेंगे। अब हम ऐसे ही आपको रिकॉर्डिंग करके वीडियो आपको सेंड करूंगा, ताकि आपको आसानी हो समझने में। कुछ लिखने लायक रहे तो मैं आपको अच्छे से लिख कर समझा सकूं, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डर में क्या था बच्चे? स्क्रीन रिकॉर्डर में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लिखते हुए, बच्चों को समझाते हुए। यहाँ पे आपको कोई डाउट भी होगा तो मैं आपको अच्छे से लिख कर सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब बच्चे आ जाओ केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल। मैंने आपको कल भी करवाया था। फूड गेट्स डाइजेस्ट इन अवर बॉडी। तो बच्चे जो डाइजेशन ऑफ फूड है, यानी जो खाना का पाचन क्रिया है, जो पाचन होता है खाना का, वो भी क्या है? वो भी केमिकल रिएक्शन है। अब क्यों है इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से जब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, जो कि बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी में बच्चे चैप्टर नंबर 6 आपको अच्छे से ये सब सीखने को मिलेगा कि डाइजेशन किस प्रकार केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है। अब बच्चे अगला एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो मैंने आपको समझाया था कल कि जब हम कोई लोहे का पीस बाहर से लाते हैं मार्केट से, तो बिल्कुल वो क्या होता है? वाइट होता है, सफेद होता है, या फीका होता है मान लो। लेकिन जैसे ही उसको हम कुछ महीने तक या कुछ दिन तक बाहर एटमॉस्फेयर में खुला रख दें, ऐसे ही बरसात सर्दी के मौसम में, तो क्या होगा बच्चे? कुछ महीने बाद वहां पे जंग लग जाएगी। जंग मतलब कोरोजन लग जाएगा। तो हम स्पेशली आयरन के केस में हम जंग को क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन का जंग लग गया, आयरन में जंग लग गया। तो उसमें क्या होता है? उसमें बच्चे एक्चुअली बात, उसको हम केमिकल रिएक्शन क्यों बोलते हैं वो भी समझ लो। तो बच्चे क्या होता है, जैसे ही हम उसको खुले में रखेंगे तो वो क्या होता है? हवा के साथ रिएक्शन कर देगा। तो हवा में कौन होता है? ऑक्सीजन गैस होता है। हालांकि बहुत सारी गैस होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन गैस के साथ लोहे का रिएक्शन हो जाएगा, और वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा? वहां बच्चा फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। उसके ऊपर, लोहे के परत के ऊपर पहली परत उसकी ऑक्साइड लेयर से ढक जाएगी। वो जो ऑक्साइड लेयर होती है वो आपको दिखती है ब्राउन कलर की। जंग लगने के बाद भूरे रंग की या लाल रंग की आपको क्या दिखता है? एक लेयर से दिखती है।
वो जो जंग लगा होता है, वो जंग होता है फेरिक ऑक्साइड। आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ लिख कर। जो बच्चा लोहा है उसका जो केमिकल फॉर्मूला, जो सिंबल होता है, सॉरी, जो सिंबल होता है वो होता है Fe। क्या होता है बच्चे? Fe। तो इसका रिएक्शन होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, जब इसको हम खुले में रखेंगे। और बच्चे जब जैसे ही ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होगा तो क्या होता है, ये एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हो जाता है इस लोहे के लेयर के ऊपर, इस लोहे की सरफेस के ऊपर। इसके क्या कहते हैं सरफेस को, इसके परत, पहली परत जो होगी इसके सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाएगी। किसकी? वो बन जाएगी बच्चे फेरिक ऑक्साइड की, Fe2O3। अब देखो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट करवाया था, अब उसका यूज यहाँ पे हो गया। आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे रट्टा मारना पड़ेगा कि Fe और O2 लिया और Fe2O3 बन गया, कुछ तो लॉजिक होगा। बिल्कुल बच्चा लॉजिक है। हालांकि कई केमिकल रिएक्शन ऐसे भी मिलेंगे जो आपको याद करने होंगे, लेकिन यहाँ पे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? देखो हमने क्या लिया बच्चे? Fe लिया हमने, और क्या लिया? लिया नहीं, वहां पे तो ऑक्सीजन है ही, हमने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन को आप लिखोगे पहले अकेला। ठीक है। अब बच्चे देखो आपको मैंने समझाया था आयरन की वैलेंसी क्या होती है? टू होती है या 3 होती है, क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। खैर इसको हम लेंगे 3। क्या लेंगे बच्चे? 3 लेंगे। हम मोस्टली केस में आयरन को 3 लेते हैं वैलेंसी में। बच्चे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। अब वैलेंसी निकालना मैं नहीं सिखाऊंगा, वैलेंसी आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट में निकालना सिखा दिया था। वैसे ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होती है, तो आप करो 2 6, लास्ट में क्या है? 6 है, 4 से ज्यादा है तो 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं हो सकती, तो हम 8 में से माइनस करते हैं, तो 8 में से 6 गया 2। जिन बच्चों को पल्ले नहीं पड़ रहा है, पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बेसिक कंसेप्ट नहीं देखा है। और जिन बच्चों ने बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझा है उनको तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो बच्चे ये है 3 और ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2। इसको करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि 9th क्लास में कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान करते थे। क्या बनेगा? Fe2O3, तो वही बना बच्चे। इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। यही जो फेरिक ऑक्साइड है बच्चे, यही इसी के कारण जो लोहा होता है वो भूरे रंग का यानी ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है जंग लगने के बाद, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है फेरिक ऑक्साइड की। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो आपका ओरिजिनल सब्सटेंस है रिएक्टेंट साइड, वो तो है आयरन का। वो कौन है? आयरन। लेकिन आपको रिएक्शन होने के बाद क्या दिखता है? फेरिक ऑक्साइड। तो बच्चे एक नया सब्सटेंस बन गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम? केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। इसका मीनिंग जो केमिकल चेंज हुआ है ये केमिकल रिएक्शन होने के कारण ही हुआ है। ठीक है। इन दोनों के भौतिक और रासायनिक गुणों में बहुत ही अंतर होता है। ठीक है बच्चे। अब आ जाओ आगे। अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल है बच्चा सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना। तो ये भी क्या है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि बच्चे मिल्क में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, अटैक कर देते हैं उसके ऊपर, मिल्क के ऊपर, मिल्क के अंदर, कि उस बैक्टीरिया के अटैक होने के कारण उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो उसकी रासायनिक गुण है, वो बदल जाते हैं, वो परिवर्तन हो जाते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है। इसलिए ये कौन सा रिएक्शन है? ये केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोल, पेपर और मैग्नीशियम रिबन। तो बच्चे जैसा कि कोयले का जलना, पेपर का जलना और मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये सब क्या है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब क्यों है? मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लो कोयला है जिसको हम बोलते हैं कोल। कोल किससे बना हुआ है? कोल बच्चे कार्बन से बना हुआ है। ये जब जलेगा, जलेगा मीनिंग जहां पे जलने की बात हो वहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस जरूर होगा, और ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी यहीं लिख दिया मैंने, खैर आप समझो इसको। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे हमने क्या देखा? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन से अलग है। ठीक है। तो एक नया सब्सटेंस बन रहा है, तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब बच्चे आ जाओ केमिकल इक्वेशन पे। केमिकल इक्वेशन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड या कैन बी रिटन सिंबॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। तो यानी बच्चे हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चे मैं अपने नोट्स में टाइम को बचाने के लिए कई बार शॉर्टकट लिखता हूं, तो आप कंफ्यूज मत होना और आप ऐसे मत लिखना, आप अपने कॉपी में अच्छे से लिखना। जैसे रिएक्शन है, मैं रिएक्शन को बार बार R×N ऐसे लिखूंगा, तो इसका मीनिंग रिएक्शन है। आप इसको कुछ और मत समझना, आप इसको लिखोगे पूरा REACTION। ठीक है। आप शॉर्टकट का यूज नहीं करेंगे। जहां पे शॉर्टकट का यूज करना होगा मैं आपको समझा दूंगा, वहां पे आप कर सकते हैं, बट ये मेरा बनाया हुआ शॉर्टकट है। तो बच्चे केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन को हम आसानी से एक्सप्रेस कर पाए, आसानी से लिख पाए सिंबॉलिकली, यानी सिंबल का यूज करके, उसके सिंबल का प्रयोग करके। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सिंबल O, बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का यूज करके। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अब बच्चे अब जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन है, हमने क्या हमने केमिकल रिएक्शन किया था कल, उसको हम क्या बोल रहे थे? मैग्नीशियम इज बर्न
into air to form magnesium oxide कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब बच्चे इसी बात को इतने लंबे वाक्य में लिखोगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका पेज भी भरेगा। और केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, तो हमें टाइम को थोड़ा मेंटेन करके चलना है। तो बच्चे अब इस बात को मैं आसान करने के लिए देखना क्या करूंगा, मैग्नीशियम है ना बच्चे, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है। किसके प्रेजेंस में जल रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, यानी हवा के उपस्थिति में जल रहा है, तो प्लस O2। अब बच्चे क्या मिल रहा है, तो मैं लगाऊंगा तीर का निशान, एक एरो का निशान लगाऊंगा। एरो के बाद हम वो लिखेंगे जो हमें मिलता है उत्पाद में, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, एक तो आपका ये लाइन है, एक वाक्य ये है सेंटेंस, जो कितना लंबा हो गया। अब बच्चा एक बिल्कुल आसान सा, जिसको लिखने में आपको मुश्किल से लगेंगे ओनली 4 से लेकर 5 सेकेंड, जो कि बहुत ही आसान कर देगा आपका काम। तो ये क्या होता है, इसी को कहते हैं बच्चे केमिकल इक्वेशन। इसमें हम सिंबल का यूज करते हैं। वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंज इन टेम्परेचर। बच्चे हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको इन चारों में से कोई ना कोई चेंज होते हुए दिखेगा, या चारों में से कोई भी, 1 2 3 कोई भी, या सारे भी हो सकते हैं। कौन कौन से चेंज, उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, चेंज इन स्टेट, कलर उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस या गैस का उत्सर्जन, या गैस का उत्सर्जन हो सकता है। उत्सर्जन का मीनिंग क्या होता है, उत्सर्जन का मीनिंग होता है गैस का निकलना। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस निकल सकती है, या बच्चे बाय चेंज इन टेम्परेचर, या उसके तापमान में बदलाव आना। तो ये इन चारों बदलाव से, इन चारों परिवर्तन से, या इन चारों में से कोई 1 या 2 परिवर्तन से हम कह सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बच्चे अब कुछ चीजें ऐसी हैं केमिकल इक्वेशन में जो मैंने आपको कल नहीं समझाया था। वो क्या चीजें हैं, देखो पढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। यानी केमिकल रिएक्शन को और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, यानी हमें केमिकल रिएक्शन को लिखना है इक्वेशन के द्वारा, तो हमें वो और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, हमें और भी ज्यादा वो उसके बारे में जानकारी दे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके भौतिक अवस्था को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके फिजिकल स्टेट को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी सिंबल का प्रयोग करके। कैसे, देखो जैसे फॉर गैस, तो गैस के लिए हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन में जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जी। फॉर लिक्विड, यानी जल, लिक्विड के लिए, द्रव्य के लिए हम क्या लिखेंगे, एल। और बच्चे फॉर सॉलिड, तो सॉलिड के लिए क्या लिखेंगे बच्चे, हम लिखेंगे सॉलिड के लिए एस, ठीक है, ठोस के लिए। और फॉर एक्वस, एक्वस क्या होता है, जिसमें बच्चे एक्वस का मीनिंग होता है वाटर का सॉल्यूशन, इसमें वाटर सॉल्वेंट हो, यानी वाटर भी हो। जैसे एक्वस मैं कहूँ पेस्ट टाइप, जैसे आप ऐसे समझ लो कोलगेट होता है पेस्ट, उसमें क्या होता है, वाटर भी होता है। जैसे वो आपने आटा पानी में गूंथ लिया, जो आटा और पानी में जब आप उसको गूंथोगे तो बच्चे वहां पे जो आटा होगा वो क्या होगा, एक्वस हो जाएगा, यानी अब वाटर में चला गया। दही हो गया, ये भी क्या है, एक्वस है। एक्वस का मीनिंग लिक्विड भी हो वहां पे, तो एक्वस सॉल्यूशन। उसके लिए बच्चे हम यूज करते हैं ए क्यू। क्या लिखते हैं, ए क्यू। अब जैसे मैं आपको अच्छे से लिखकर एक एग्जांपल समझा रहा हूं, आओ बच्चे हम करते हैं वही। हमने लिया कोयला, क्या लिया, कोयला। कोयला किससे बना हुआ है, कार्बन से। कोल कार्बन से बना हुआ है, तो ये कार्बन क्या है, ये कोयला क्या है, जब हमने लिया ये है बच्चे सॉलिड, तो हम सॉलिड को लिखेंगे एस ब्रैकेट में इस प्रकार, प्लस किसकी उपस्थिति में जल रहा है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 के प्रेजेंस में। तो ये क्या है बच्चे, गैस है, इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में जी ऐसे, फिर एरो का निशान देंगे। ये क्या हो रहा है बच्चे, ये जल रहा है। हीटिंग के लिए मैंने आपको समझाया था परसों, हम ट्रायंगल बनाते हैं, या सीधे आप लिख दो बर्निंग, आप सीधे लिख दो बर्निंग, या दहन, हिंदी मीडियम में लिखेंगे बच्चे दहन। क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है, तो ये हमने जी लिख दिया। यानी ऐसे हम लिखेंगे तो सामने वाले को और भी हम जानकारी दे सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो बच्चे और क्या क्या हमने यूज किया, तो इस प्रकार हम इसके भौतिक अवस्था को भी, यानी इसके फिजिकल स्टेट को भी दर्शा सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन का जो इंट्रोडक्शन है अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बच्चे आते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम आखिर बैलेंस क्यों करते हैं। खैर पहले इसको हम अच्छे से, जो आपका नोट है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी बच्चे आपने 9वीं क्लास में चैप्टर नंबर 3 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रखा है, जिसको कहते हैं द्रव्यमान का संरक्षण नियम। द्रव्यमान का संरक्षण नियम,
देखो हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़ी बहुत तो क्या पता मुझको प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि मुझको वर्ड अच्छे से याद नहीं है, तो आप प्लीज अपनी एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठे रहना। और वैसे मैं आपको नोट्स जरूर भेज दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस। नहीं आए बच्चे प्लीज मुझको बता देना, मैं और भी प्रयास करूंगा कि मैं हिंदी में और अच्छे से आपको प्रिपेयर करके पढ़ा सकूं। तो बच्चे द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मीनिंग क्या होता है? मास ना ही क्रिएट हो सकता है, ना ही प्रोड्यूस हो सकता है, ना ही रिड्यूस हो सकता है, यानी ना ही उसका निर्माण हो सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। और तो हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, उसका मैं आपको बता रहा हूं कारण। तो ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण। ये क्या कहता है? ये कहता है द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। यानी जो मास प्रोडक्ट का होगा, यानी जो भार उत्पाद का होगा, वही टोटल भार, वही टोटल मास रिएक्टेंट का भी होना चाहिए, अभिकारक का भी होना चाहिए। मेरी बात समझो, यानी दोनों साइड, यानी एरो के तीर के लेफ्ट हैंड साइड और तीर के एरो के राइट हैंड साइड, दोनों का टोटल मास इक्वल होना चाहिए। ये किसने कही थी? ये कही थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने। किसने ये लॉ किसने दिया था? किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो ये दिया था बच्चे लेवोजियर ने। किसने? लेवोजियर ने। अब आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इस एलिमेंट रिमेन्स दी सेम। यानी एटम्स, यानी बच्चे हर एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, किस साइड? अभिकारक साइड, यानी रिएक्टेंट साइड, उतने ही एटम हर एक एलिमेंट के उत्पाद साइड होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। तो बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के होने के पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए हर एक एलिमेंट के। कल मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी समझाया था अच्छे से। हेंस, इसलिए वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, इसलिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड होती है, जरूरत होती है। तो बच्चे यहां तक हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। अब बच्चे कल एक टर्म और आया था, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। हालांकि मैं बैलेंस करना नहीं सिखाऊंगा, अभी बैलेंस करना सिखाऊंगा अगले वीडियो में, पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा। बच्चे मेरी बात सुनो। जैसे हम एक रिएक्शन लिख रहे थे बार बार कि मैग्नीशियम लिया, इसको ऑक्सीजन के वर्जन से हमने जला दिया, हमें क्या मिला? हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है बच्चे? यह है सॉलिड। ये क्या है? यह है गैस। और ये भी क्या है? ये भी सॉलिड है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो राख है वो क्या है बच्चे? सॉलिड ही है। अब मेरी बात सुनो ध्यान